हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक। इस वीडियो के पहले हम लोग आर्टिकल का एक कॉन्सेप्ट पढ़ रहे थे जिसमें 24 क्वेश्चंस हम लोगों ने डिस्कस किया। वो कॉन्सेप्ट थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड था। मुझे याद आ रहा है कि किसी न किसी वीडियो में मैंने उस कॉन्सेप्ट को डिस्कस तो किया है, फिर भी जो है कि मैं चाहूँगा कि इस वीडियो को एक बार जो है आपके सामने बताऊँ। 25 से 30 मिनट या 35 मिनट्स मैक्सिमम इस वीडियो की लेंथ होगी। शुरू करते हैं। ये कॉन्सेप्ट क्या है मैं समझाता हूँ। आर्टिकल द के बाद अगर कोई सिंगुलर काउंटेबल नाउन आ जाए, इसके बाद ऑफ आ जाए और कोई नाउन आ जाए, एक केस ये। दूसरा, आर्टिकल अ या एन के बाद कोई सिंगुलर काउंटेबल नाउन आ जाए, ऑफ आ जाए और इसके बाद किसी नाउन में अपॉस्ट्रोफी एस लगा दिया जाए। तो कहने को तो ये सिर्फ दो ही स्ट्रक्चर हैं, लेकिन इन पे बेस्ड कई सारे क्वेश्चंस आपके पेपर में देखने को मिल सकते हैं। तो ये सिर्फ नाउन के लिए ही नहीं, प्रोनाउन के लिए भी लागू होगा। और ये सिर्फ आर्टिकल्स के लिए ही नहीं, ईच के लिए, एवरी के लिए, दिस के लिए, दैट के लिए, इनके लिए भी ये फॉलो कर जाएगा। चलिए शुरू करते हैं, इसे डिटेल में समझते हैं। अच्छा कॉन्सेप्ट है, लेकिन पहले इसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड में कुछ एग्जांपल्स यहाँ लिख दूँ। ठीक है, जैसे लिखा है द प्लस सिंगुलर काउंटेबल नाउन, तो मैंने यहाँ लिख दिया द फ्रेंड ऑफ रवि, मान लेते हैं ऐसे ही एक सेंटेंस है। दूसरा मैंने लिख दिया अ फ्रेंड ऑफ रवीज। ये हमारे दो एक्सप्रेशंस हैं, हमें ये समझना है कि क्या है। तो ग्रामेटिकली तो ये सही ही है, द फ्रेंड ऑफ रवि, और ग्रामेटिकली ये भी सही है, द फ्रेंड ऑफ रवीज अपॉस्ट्रोफी एस के साथ। मुद्दा यह है कि इन दोनों का मतलब क्या है। मतलब मैं बता दूं, द फ्रेंड ऑफ रवि का मतलब है रवीज फ्रेंड। इसको अच्छे से समझ लीजिए, ये अपॉस्ट्रोफी है यहाँ पे, रवि का फ्रेंड मतलब रवि का कोई एक फ्रेंड है, उसी के बारे में बात हो रही है। जैसे यहाँ पे फ्रेंड है, सिंगुलर काउंटेबल लिखा गया है, तो फ्रेंड एक ही है, उसी की बात हो रही है। और इस आर्टिकल द ने इस फ्रेंड को डेफिनेट बना दिया, यानी कि वो एक ही फ्रेंड है, उसी की बात हो रही है। जैसे वहाँ पे आर्टिकल द ने डेफिनेट बनाया है, वैसे ही यहाँ पे जो रवीज आपने यूज़ किया प्रॉपर नाउन के साथ अपॉस्ट्रोफी एस, इसने इस फ्रेंड को डेफिनेट बना दिया। तो अगर मैं बोलता हूँ रवीज फ्रेंड, तो इसका मतलब है रवि कोई एक पर्टिकुलर पर्सन है, उसी की बात हो रही है, और वो रवि का फ्रेंड है, एक ही फ्रेंड है, उसी की बात हो रही है। अगर मैंने बोल दिया द फ्रेंड ऑफ रवि, तो इसका मतलब भी वही है। लेकिन इफ आई से अ फ्रेंड ऑफ रवि, तो इसका मतलब है, यहां लिख दे रहा हूं मैं, वन ऑफ द फ्रेंड्स ऑफ, या फिर ऐसे हटाते हैं इसको, वन ऑफ रवीज फ्रेंड्स, वन ऑफ रवीज फ्रेंड्स, ये ऐसे बनेगा। इस वाले एक्सप्रेशन का मतलब क्या है ये भी समझ लें आप। रवीज फ्रेंड्स मतलब कई सारे हो गए, रवि के कई सारे फ्रेंड्स हैं, इनमें से एक की बात हो रही है। तो इसका ये मतलब है वन फ्रेंड ऑफ रवीज का मतलब रवि के कई मित्रों में से एक। अब मुद्दा ये है कि इस वाले का मतलब यही क्यों निकला और इस वाले का मतलब वही क्यों निकला। अब ये दोनों बातें हमको जानना है। तो एक तो ये जानना बाकी रह गया कि आखिर क्यों इसका मतलब ऐसे निकल रहा, क्यों ऐसे लिखा गया, क्यों यहाँ पे अपॉस्ट्रोफी एस तो लिखा गया लेकिन इसके बाद का नाउन नहीं लिखा गया। अगर मैं इन एक्सप्रेशंस को ऐसे लिख दूं, द फ्रेंड ऑफ रवीज, ये गलत क्यों हो जाएगा। अगर मैं इसे ऐसे लिख दूं, अ फ्रेंड ऑफ रवि, फिर ये क्यों गलत हो जाएगा, है ना। वही क्यों सही है, ये क्यों नहीं सही है, एक तो ये बात जाननी है। दूसरा, वही स्ट्रक्चर क्यों सही होने के लिए और ये वाला स्ट्रक्चर ही क्यों सही होने के लिए। तीसरा, अपॉस्ट्रोफी इसके बाद नाउन को क्यों नहीं यूज किया गया। तो आज हम लोग ये सारी बातों को डिटेल में यहाँ सीखेंगे। मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। आ जाइए आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। अब इसमें हमें क्या करना है मैं आपको बता दूं, पहले ही समझते हैं। कुछ प्रोनाउन के बारे में लेके चलते हैं। मान लीजिए मैंने कहीं पे लिख दिया माई फ्रेंड, ठीक है, माई फ्रेंड। इस माई फ्रेंड की अगर बात की जाए, एक बात आपको समझ में ये आएगी, जो फ्रेंड है ये सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, और यहाँ पे जो माई यूज किया गया है ये पोजीशन बताने वाला एक डिटर्मिनर है। तो माई फ्रेंड का मतलब मेरा एक ही फ्रेंड है, हम उसी की बात कर रहे हैं, ये डेफिनेट फ्रेंड है। इसको हम चाहे तो ऐसे लिख सकते हैं,
द फ्रेंड ऑफ मी या माइन। क्वेश्चन ये है कि मी यूज किया जाए कि माइन यूज किया जाए। सबसे पहले इस बात को समझते हैं, फिर रवि वाले पे आएंगे, वो आसानी से आपको समझ में आ जाएगा नाउन वाले केस में। तो इसके लिए मैं एक चार्ट बना दूं आपको। अगर प्रोनाउन के केसेस की बात करूं मैं, तो एक तो होता है सब्जेक्टिव केस, आई, वी, इस तरह के जो भी हैं यहाँ पे। दूसरा होता है यहाँ पर ऑब्जेक्टिव केस, ये बन गया मी, ये हो गया अस, आगे ऐसे ऐसे बन के आ गए। एक टर्म हम जो इसमें यूज कर सकते हैं वो हो सकता है पजेसिव एडजेक्टिव, और दूसरा हो सकता है पजेसिव प्रोनाउन। मी ये बन जाएगा माई, ये हो जाएगा माइन, ये हो जाएगा आवर, ये हो जाएगा आवर्स। ठीक है, समझने वाली क्या बात है। जब मैं आई और वी की बात करूंगा, ये दोनों के दोनों जो टर्म्स हैं, मतलब जो भी इस फैमिली में आ जाएंगे, वो पर्सन को रेफर करेंगे। मैंने कि हम डायरेक्ट इन्हीं के बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन ये सेंटेंस में सब्जेक्ट का काम करेंगे। अगर मैंने ये मी, अस या इस फैमिली में आने वाले वर्ड्स या प्रोनाउंस की बात किया अगर मैंने, तो इट विल बी द पर्सन, ये भी पर्सन ही रहेगा, लेकिन पर्सन में ये ऑब्जेक्ट का काम करेगा। मैं ये मान के चल रहा हूँ कि बेसिक बातें आपको पता होंगी। इन दोनों की बात करूँ तो इन दोनों में ही हम पर्सन की बात नहीं करते, पोजीशन की बात करते हैं। जब आप माई यूज़ करेंगे तो नाउन लाना चाहिए, आवर यूज़ करेंगे तो नाउन होना चाहिए। लेकिन कई बार सिचुएशंस हमारे पास ऐसे आते हैं कि हम माई और नाउन का सेंस तो रखना चाहते हैं, लेकिन ना तो माई यूज़ कर सकते हैं ना तो नाउन यूज़ कर सकते हैं। उसके लिए जो टर्म हम यूज़ करेंगे, माइन यूज़ करेंगे। तो माई यूज़ करिए चाहे माइन यूज़ करिए, डजेंट मैटर। हियर वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट पर्सन्स। हम क्या बात करने वाले हैं? पर्सन्स पोजीशन। पर्सन्स पोजीशन मीन्स पर्सन के अधिकार के बारे में बात करने वाले हैं। जैसे मैंने लिखा आई, एक मिनट, आई टीच यू। इस सेंटेंस से अगर बात किया जाए तो दिस इज द वर्ब। व्हाट अबाउट दिस वन? दिस बिकम्स द सब्जेक्ट। ये पर्सन है, मैं आई की बात कर रहा हूं, दिस इज द पर्सन, नॉट द पर्सन्स पोजीशन। व्हाट अबाउट दिस वन? दिस बिकम्स द ऑब्जेक्ट। अब यहां पर मैं पर्सन की ही बात कर रहा हूं, ये भी पर्सन है, ये भी पर्सन है। इन दोनों में, ये दोनों के दोनों पर्सन है, लेकिन एक सब्जेक्ट है और एक ऑब्जेक्ट है। यानी कि पर्सन का सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस अलग अलग हो सकता है प्रोनाउन के केस में, लेकिन नाउन के केस में पर्सन का सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस दोनों सेम होगा। यानी मैं एग्जांपल के तौर पे अगर मैं लिखना चाहूँ यहाँ पर, तो जैसे मैंने यहाँ पे आई लिखा है, तो राम लिखूंगा तब भी ये सब्जेक्टिव केस ही रहेगा, राम लिख दूंगा तब भी ये ऑब्जेक्टिव केस ही रहेगा। जैसे नाउन के केस में अगर इस बात को मैं लिखूं, क्योंकि नाउन के भी बारे में हमें सीखना है, तो प्रोनाउन और नाउन दोनों को साथ में लेके हम चलें। यहाँ पे मैंने लिख दिया राम टीचेज रवि, मान लेते हैं ऐसे, राम टीचेज रवि। इस सेंटेंस को अगर ध्यान से देखा जाए तो दिस इज द वर्ब, सिंस राम इज द सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट, दैट इज व्हाई वी हैव यूज्ड द वर्ब इन द सिंगुलर फॉर्म. So in that case, Ram is the subject, this is the person. We are not talking about person's possession. What about Ravi? Ravi is the object of the given verb. If this is the object of the given verb, here again we are talking about a person. We are not talking about person's possession. तो प्रोनाउन के सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस अलग अलग होते हैं, लेकिन जो नाउन है, हाँ, अब आप देखेंगे यू की बात करेंगे तो यू का सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव दोनों सेम होता है। तो कुछ ऐसे प्रोनाउंस मिल जाएंगे जिनका सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव सेम मिल जाएगा, तो हम पहचानेंगे उसे। लेकिन जो नाउन्स होते हैं उनका सब्जेक्टिव और उनका ऑब्जेक्टिव केस दोनों सेम होता है। तो ये केस तो हमारा क्लियर, ठीक है। अब हम आते हैं पॉजेसिव वाले केस में। मैंने लिख दिया माई कार इज कॉस्टली। अब इस सेंटेंस की अगर बात की जाए, माई कार इज कॉस्टली, तो इसमें जो ये माई लिखा हुआ है, माई का मतलब मैं नहीं हूं, माई का मतलब मुझसे रिलेटेड कोई चीज। इट मीन्स हियर आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट अ पर्सन, हियर आई एम टॉकिंग अबाउट पर्सन्स पोजेशन। मैंने बोला रवि, रवि मीन्स व्हाट? आई एम टॉकिंग अबाउट द पर्सन रवि। बट मैंने बोला रविज कार, इट मीन्स आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट रवि नाउ, आई एम टॉकिंग अबाउट समथिंग रिलेटेड टू रवि। तो यहाँ पर वो पर्सन का पोजेशन है। तो इस सेंटेंस में कॉस्टली क्या है? मैं हूं या ये कार है? तो जाहिर सी बात है कि मैं नहीं हूं, ये कार है। इट मीन्स हम यहाँ पे पर्सन के पोजीशन के बारे में बात कर रहे हैं, पर्सन का पोजीशन।
तो ये जो पर्सन का पोजीशन जैसे यहाँ पे लिखा है, तो जो प्रोनाउंस होते हैं इनका पॉजेसिव एडजेक्टिव केस अलग होता है, लेकिन अलग अलग शब्द जाता है। लेकिन जैसे कि नाउन हमने लिखा है ना, तो नाउन में आपने अपॉस्ट्रोफी एस लगा दिया, जैसे राम्स, तो वो बन जाएगा आपका पॉजेसिव एडजेक्टिव वाला केस। तो जैसे यहाँ पे इस माई के बाद आपने ये नाउन यूज़ किया है, तो वैसे ही जब नाउन का आप पॉजेसिव एडजेक्टिव वाला केस यूज़ करेंगे तो उसके बाद भी नाउन आपको यूज़ करना पड़ेगा। आपके बात समझ में आ गई ना? ठीक है। अब एक केस और देख लेते हैं, माई कार इज कॉस्टली। मान लीजिए मैंने ऐसे लिख दिया, माई कार इज कॉस्टली देन यू। तो अब यहां पे कंपैरिजन किससे है? माई कार कॉस्टली, सॉरी ये कॉस्टली नहीं रहेगा, कॉस्टलियर रहेगा ना, कंपैरिजन कर रहा हूं। या फिर इसे ऐसे करता हूं, माई कार इज एज कॉस्टली एज यू। तो अब ये सेंटेंस तो गलत है। हालांकि स्पोकन इंग्लिश में लोग ऐसी चीज़ें यूज़ करते हैं, गलत है। मैंने बोला कि मेरी कार उतनी ही कॉस्टली है जितनी कि तुम। तो यहाँ पे है पर्सन का पोजीशन, जबकि यहाँ पे है सिर्फ पर्सन। तो मैं यहाँ पे कार की कंपैरिजन करने की कोशिश कर रहा हूँ किसी पर्सन, दैट इज द इनकरेक्ट एंड इम्प्रॉपर कंपैरिजन, बिकॉज इफ हियर पोजीशन इज, हियर आई एम जस्ट यूजिंग द पर्सन्स पोजीशन, तो यहाँ पे पर्सन्स पोजीशन नहीं होना चाहिए। तो उसके लिए यू हटा करके आपको क्या करना चाहिए? योर कार। ठीक है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि कई बार हम ये माई और नाउन का मतलब ये निकला कि पॉजेसिव एडजेक्टिव प्लस नाउन दोनों यूज करना चाहते हैं, लेकिन हम उसे बिना लगाए वो मीनिंग देना चाहते हैं, तो इसकी जगह पे इसका इक्विवेलेंट प्रोनाउन यूज कर लेते हैं। तो ये कब करते हैं? जैसे आप यहाँ देख रहे हैं कि माई कार आया हुआ है, तो आपने देखा कि मेरा कार है तो तुम्हारी भी कार ही होगी। तो जब हमने यहाँ पे लिखा योर कार, तो जब एक बार कार आ चुका है तो दोबारा तो कार लगाएंगे नहीं, काट देंगे, गलत होगा। लेकिन फिर आप एक चीज़ और देखेंगे कि जो योर है, ये योर किस में आएगा? पॉजेसिव एडजेक्टिव वाले में चला आएगा। तो हमें पता है कि जो पॉजेसिव एडजेक्टिव है ये बिना नाउन के नहीं आ सकता। तो यहाँ पे अगर नाउन हटा देंगे तो योर लिख देंगे तो गलत हो जाएगा। तो आप तब योर लिख नहीं सकते, योर कार लिख नहीं सकते। तो हमें करना क्या है? योर कार वाला एसेंस लेकर के आना है ना। तो योर कार की जगह पे आप लिख दीजिए योर्स। इस योर्स के अंदर योर भी छिपा हुआ है, नाउन भी छिपा हुआ है, तो यहाँ पे हम लगा देंगे योर्स। अभी ये बात समझ में आ गई? तो योर्स का मतलब पता है क्या निकल गया? पर्सन नहीं, पर्सन का पोजीशन। योर का मतलब क्या निकल गया? लेकिन नाउन लगाना पड़ेगा, पर्सन नहीं, पर्सन का पोजीशन। तो जैसे यहां पे आपने लिख दिया योर प्लस नाउन, तो योर प्लस नाउन को रेफर करने में योर आपका पॉजेसिव एडजेक्टिव और नाउन तो आपका नाउन हो गया, या डिटर्मिनर मान लीजिए। वैसे राम्स के साथ नाउन लिख लिया तो जो राम्स है वो डिटर्मिनर हो जाएगा। अब बात आई कि इसको अगर पॉजेसिव प्रोनाउन की तरह का सेंस देने के लिए यूज करना होता है, तो योर्स लिख दिया तो इसका मतलब है कि इसके अंदर योर और नाउन अंडरस्टूड है, लेकिन इसका कोई अलग से फॉर्म नहीं है। इसका राम्स है ना, तो राम्स को ही जब हम यूज करेंगे तो अपने सिचुएशन के बेसिस पे हम पहचानेंगे कि राम्स का मतलब यहाँ पे वही वाला है जो यहाँ पे योर्स का मतलब है। यानी कहने का मतलब यह है कि योर प्लस नाउन इज इक्वल टू राम्स प्लस नाउन इज इक्वल टू का मतलब ये कि जो मतलब योर दे रहा है वही मतलब यहाँ पे राम्स है, यानी कि वहां पे वो एडजेक्टिव है। लेकिन यहाँ पे योर्स आपने जो लिखा है ये सिर्फ एक प्रोनाउन है, यानी इस प्रोनाउन का मतलब ये निकल गया आपका कि ये वाला जो योर है और नाउन दोनों इसके अंदर छिपा हुआ है, तो वो तो अब इसका कोई अलग फॉर्म तो है नहीं, तो इसको अकेले ही लिख देंगे। तो जो रोल योर्स यहाँ प्ले कर रहा है वही वाला रोल जो है राम्स प्ले कर रहा है। अब मुद्दा ये बन रहा है आपका कि हम इसे सीखेंगे कैसे। तो यहाँ पे देखिए राम्स के बारे में जो हमने देखा, यहाँ पीछे आप आइए तो यहाँ पे यही था ना कि रवीज लिखा हुआ है, आगे वाला नाउन नहीं है, तो हमको यही सारी बातें सीखनी है। तो चूंकि प्रोनाउन से सीखना है थोड़ा आसान हो जाएगा, इसलिए हम इसको सीखेंगे। अब मुद्दा ये आ रहा है यहाँ पे कि इस जगह पे ऑफ के बाद हम लिखें क्या? ऑफ के बाद मी लिखें कि माइन लिखें? सबसे बड़ा मुद्दा तो यही है हमारा। तो आई चेक करते हैं। जैसे आपने लिखा है माई, है ना, माई, यहां समझिएगा जरा, माई। तो माई का मतलब क्या हो जाएगा? माई का मतलब पर्सन का पोजीशन, पर्सन का क्या निकल जाएगा? पोजीशन निकलेगा। तो इस माई को लिखने के लिए आप जैसे कि एक काम करते हैं ना, और एक छोटा एग्जांपल लेते हैं। माई लिखा है ना, राम्स लिख लेते हैं। राम्स मैंने लिख दिया राम्स पेन, ऐसे लिखा राम्स पेन। तो इसी को हम चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं, द पेन ऑफ राम। द पेन ऑफ राम लिखेंगे कि द पेन ऑफ राम्स लिखेंगे? ये बात तो फंसेगा। तो जैसे यहां पे आपने लिखा है कि द पेन ऑफ राम, ये ऑफ क्यों लगाया आपने? क्योंकि जो अपॉस्ट्रोफी होता है ये पोजीशन को शो करने के लिए यूज किया जाता है, और जो ऑफ होता है वो भी पोजीशन को शो करने के लिए यूज किया जाता है। तो अगर आपने किसी पर्सन के नाम के साथ अपॉस्ट्रोफी एस लगा दिया, तब ये पर्सन नहीं रहा, अब ये पर्सन का पोजीशन हो गया। तो जैसे यहाँ पे ये योर, आवर, माई सेंस दे रहा है नाउन के साथ, तो वैसे यहाँ पे ये बन गया राम्स पेन। तो हमें पता है कि अपॉस्ट्रोफी एस को हटा करके हम ऑफ भी यूज कर सकते हैं। तो जैसे ही मैंने यहाँ पे ये ऑफ राम लिखा, तो जो मीनिंग यहाँ पे राम्स की है, एक बात तो क्लियर है ना कि पोजीशन है, तो इसी का मतलब यहाँ पे हमने लिखा है ऑफ प्लस राम, ऑफ प्लस राम।
तो अब सीधी सी बात है कि जब आप राम लिखेंगे तभी तो ये अपॉस्ट्रोफी एस हटेगा। जब अपॉस्ट्रोफी एस हटाएंगे तो उसी को हटा करके यहाँ पे क्या लिखेंगे, ऑफ। यहाँ पे राम्स को लिख दिया आपने ऑफ राम, तो ये जो ऑफ राम लिखा है आपने, इसमें ये पोजीशन बताने वाला प्रपोजिशन हो गया, और ये जो राम है ना ये पर्सन है। ये क्या बना, पर्सन। अब पर्सन के केस में ये जो लिखा गया है ये सब्जेक्टिव केस है कि ऑब्जेक्टिव केस। तो किसी भी प्रेपोजिशन के बाद अगर आपने किसी पर्सन को लिखा हुआ है तो वो पर्सन सब्जेक्टिव केस नहीं होता है, ऑब्जेक्टिव केस होता है। यानी यहाँ पे जो राम लिखा गया ये ऑब्जेक्ट है इस प्रेपोजिशन का। तो जो मीनिंग ये कह रहा है यहाँ पे राम्स, वही मीनिंग दे रहा है पूरा ऑफ राम, और ऑफ के बाद जो राम आया है ये पर्सन है, ना कि पोजीशन है। तो हमारी प्रॉब्लम तो यही थी ना कि यहाँ पर जो ये लिखा गया है जैसे कि माई, तो माई के लिए भी आपको क्या लिखना पड़ेगा, ऑफ लिखना पड़ेगा, क्योंकि जो मतलब राम्स का है वही मतलब माई का है। यहां पे आपने ऑफ लगाया राम्स के लिए, तो राम्स का मतलब ऑफ हो गया ऑफ। अब आपको इसके बाद जैसे कि राम के सारे केसेस हैं ना, वैसे माई के भी सारे केसेस होंगे। तो माई तो फिलहाल अभी हमारा यहाँ लिखा हुआ है, तो माई का कौन सा केस लगाएं, ये पर्सन वाला केस लगाएं कि पोजीशन वाला केस लगाएं। तो चूंकि माई आ चुका है, तो अगर आप माई के बाद, यहाँ देखिए राम के बाद आपने क्या लगाया, पर्सन, तो वैसे ही माई जब लिखा है, सॉरी ऑफ के बाद लगाया आपने राम पर्सन, तो यहाँ पे भी जब ऑफ लगाया तो माई का पर्सन वाला ही केस लेकर के आएंगे। तो राम जो ऑफ के बाद माई का जो पर्सन वाला केस है वो या तो आए है वो या तो मी है। तो हमें पता है अब दोनों में से कौन सा लगाना है, क्योंकि ऑफ एक प्रेपोजिशन है तो प्रेपोजिशन के बाद ऑब्जेक्ट आता है, तो माई का ऑब्जेक्टिव केस आएगा पर्सन के केस में, तो यहाँ क्या बन जाएगा, मी। यानी यहाँ पे जो लिखा गया कि द फ्रेंड, जैसे यहाँ पे लिखा गया ना द पेन, ऑफ के बाद वहां पर्सन आया है तो यहाँ पे पर्सन आएगा, तो ये पर्सन रेफर करता है, पोजीशन शो करता है, जो कि गलत हो गया। यानी ये क्या बनेगा, द फ्रेंड ऑफ मी। क्या बन जाएगा ये, द फ्रेंड ऑफ मी। तो माई फ्रेंड का मतलब द फ्रेंड ऑफ मी ही क्यों है। आई थिंक ये बात आपको समझ में आ गई। एक बात और सिखाता हूं। एक मुद्दा ये निकलता है कि यहाँ पे आर्टिकल द ही क्यों लगाया गया, अ क्यों नहीं लगाया गया। तो अ का मतलब होता है इनडेफिनिट, कई मीनिंग है उनमें से एक मतलब है इनडेफिनिट। तो अ का मतलब इनडेफिनिट भी होता है, लेकिन यहाँ पे मैंने बोला माई फ्रेंड, तो जो माई है, माई फ्रेंड का मतलब क्या, वो तो डेफिनेट हो गया ना कि मेरा फ्रेंड है, मुझे पता ही है, जिसको बता रहा हूँ उसको ही पता चल गया। तो आर्टिकल द डेफिनेट बनाता है। तो जब डेफिनेट वाले को आप बदल रहे हैं, जो है उसी की बात हो रही है, तो डेफिनेट वाला ही तो आपको डिटर्मिनर चाहिए। तो ये जो ऑफ मी आपने लिखा, ये ऑफ मी एक प्रेपोजिशनल फ्रेज हो गया, और इस प्रेपोजिशनल फ्रेज ने इस फ्रेंड को डेफिनेट बनाया। और डेफिनेट बनाने के लिए अगर हमें आर्टिकल लगाना है तो हम क्या लगाएंगे, द फ्रेंड ऑफ मी। ये बात क्लियर हो गया। अब हम लोग जो है थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं इसमें, या पीछे बढ़ जाते हैं, यहाँ आ जाते हैं। ठीक है, ये वाली बात तो हमारी हो गई। एक दो एग्जाम्पल और समझ लेते हैं और बेहतर रहेगा। थोड़ा आगे जगह है क्या इसमें, हाँ आइए एक दो एग्जाम्पल और देख लेते हैं, शायद आपको मज़ा आ जाए देख के समझने में। मैंने यहाँ पे एक एग्जाम्पल लिखा, रवीज हाउस, मान लेते हैं मैंने ऐसे लिख दिया। इसको रवीज हाउस का मतलब क्या है, रवि का एक ही घर है और उसी के बारे में बात हो रही है। तो रवीज का मतलब और क्या होता है, आप इसको और किसी तरीके से लिखना चाहें तो रवि का मतलब तो ये निकलेगा ना, ऑफ रवि, जिसमें ये प्रेपोजिशन है पोजीशन वाला, ये इसका ऑब्जेक्ट है, और ऑब्जेक्ट में ये पर्सन है, पोजीशन नहीं है। तो इसको आप चाहें तो ऐसे भी लिख सकते, चूंकि अब जब आपने हाउस के पहले एक डिटर्मिनर आना चाहिए, सिंगुलर काउंटेबल नाउन, डेफिनेट बनाना है हमें रवि, क्योंकि रवि का नाम बताते हुए डेफिनेट हो गया। तो ये बनेगा द हाउस ऑफ रवि, रवीज नहीं, तो ये ऑब्जेक्ट है इस वाले प्रेपोजिशन का, ठीक है। और ये क्या बन गया, पर्सन। तो इस वाले का मतलब पता है क्या आपका, द ओके, रवीज हाउस का मतलब ये निकल गया द हाउस ऑफ रवि, यानी कि रवि का एक ही घर है, उसी के बारे में बात हो रही है। अब अगर मुझे लिखना हो योर हाउस, अब अगर मुझे लिखना हो योर हाउस, तो योर हाउस में भी हमें क्या करना पड़ेगा, सीधे सी बात, सबसे पहले समझना पड़ेगा कि योर का मतलब क्या है। रवीज लिखा था, यहाँ योर लिखा, तो इसको चेंज करने के लिए आपने ऑफ लगाया था, और रवि के बाद क्या लगाया था, ऑफ के बाद क्या लगाया था, पर्सन। तो योर का भी ऑफ के बाद हमें क्या लगाना पड़ेगा, पर्सन। अब पर्सन की अगर बात किया जाए, थोड़ा पीछे आइए, पर्सन, तो योर का जो पर्सन होगा वो या तो यू होगा या तो यू होगा। अब हमें बात करने की सब्जेक्ट वाला पर्सन होगा कि ऑब्जेक्ट वाला, हालांकि दोनों सेम है लेकिन हमें पता होना चाहिए। तो ऑब्जेक्ट आना चाहिए, क्यों ऑब्जेक्ट आना चाहिए, क्योंकि प्रेपोजिशन के बाद हम क्या लगाते हैं, ऑब्जेक्ट। ये क्या बन जाएगा, ऑफ यू। चूंकि इस योर ने इस हाउस को डेफिनेट बनाया है, इस वजह से यहाँ पे हाउस के पहले जो डिटर्मिनर लगाएंगे वो द लगाएंगे, द हाउस। अब हमें योर तो हट गया, योर की जगह पे आ गया द, तो अब योर का भी तो हमें यूज करना है यहाँ पे, तो इसको हमें क्या लगाना पड़ेगा, ऑफ यू। मुझे लगता है कि आपको ये वाली बात समझ में आ गई होगी। अब एक काम और करते हैं, जैसे मैंने लिखा कि मेरा एक घर, मान लेते हैं ऐसे मैंने लिखा,
मेरा एक घर का मतलब क्या है? मेरा एक घर का मतलब तो यही ना है कि मेरे कई सारे घर हैं, उनमें से किसी एक की बात हो रही है। तो मान लेते हैं अगर आप इसको इंग्लिश में ऐसे ट्रांसलेशन कर दें, माई लिख दें, एक के लिए अ लिख दें, घर के लिए क्या लिख दें, हाउस लिख दें। तो ये एक सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, ये अ एक डिटर्मिनर है, डी है ये माई भी एक डिटर्मिनर है। माई डेफिनेट डिटर्मिनर है, किसी चीज़ को डेफिनेट बनाएगा, जबकि जो ये अ लिखा गया है ये इनडेफिनिट है। ये बात तो मानेंगे आप ना? तो एक बात तो क्लियर हो गया कि एक ही टाइम पे ये जो नाउन है वो डेफिनेट और इनडेफिनेट दोनों नहीं हो सकते। तो या तो ये अ हाउस होगा या तो माई हाउस, तो गलत हो गया। यानी ऐसे मेरा एक घर को अंग्रेजी में हम ऐसे नहीं बना सकते। तो इसे सही करने का जो तरीका बनेगा, इसका मतलब यही ना है, तो इसको ऐसे बनाएंगे हम, वन ऑफ माई हाउसेज, वन ऑफ माई हाउसेज। अब आप सोचेंगे कि माई हाउस क्यों नहीं लिखा, हाउसेज ही क्यों किया? इसका रीज़न है, ये जो ऑफ है, ऑफ का ये जो वन लिखा गया इसके पहले ये पार्ट है, इसके बाद जो लिखा गया ये पार्ट नहीं है, ये पूरा एज अ होल है, पूरा का पूरा वही टोटल है। तो जाहिर सी बात है कि जब इसमें से एक बाहर निकालेंगे तो ये एक से ज़्यादा रहा होगा, तो इसको हमको लिखना पड़ेगा माई हाउसेज प्लूरल फॉर्म में। कभी भी वन ऑफ, टू ऑफ, थ्री ऑफ, फोर ऑफ, फाइव ऑफ, मेनी ऑफ आए तो जो भी ऑफ के पहले रहेगा वो उसका एक हिस्सा रहेगा, एक पार्ट रहेगा, फ्रैक्शन रहेगा, और ये फ्रैक्शन का एक टोटल नंबर रहेगा। तो जब फ्रैक्शन हमारा एक है तो इधर कुछ भी रहेगा एक से ज़्यादा रहेगा, तभी तो एक बाहर निकाल पाएंगे उसमें से हम। तो इसको हम लोग क्या बोल देंगे, टोटल। तो ये प्लूरल फॉर्म में रहेगा। तो वन ऑफ माई हाउसेज हो गया। एक तरीका तो ये है इसी बात को बोलने का। चूंकि हम अ और द के फंक्शन के बेसिस पे इसको सीख रहे हैं, तो हम इसको अ लगा करके देख लेते हैं। ये जो वन लिखा है, इस वन का एक्चुअल मतलब क्या है, वन ऑफ माई हाउसेज मतलब क्या हो गया, अ हाउस। इसका मतलब तो ये निकलेगा अ हाउस। ऑफ वैसे ही रहने दीजिए, यहां लिख दीजिए माई हाउसेज। तो अ हाउस ऑफ माई हाउसेज, तो मेरे कई घरों में से एक घर। लेकिन मुद्दा ये है कि जब हाउस एक बार आ चुका है तो दोबारा हाउस लगाने की जरूरत तो है नहीं। तो हाउस को आप काटेंगे यहाँ से, जैसे ही हाउस काटेंगे तो ये माई अकेले गलत हो जाएगा, क्योंकि इसके पहले अभी कुछ देर पहले आपने देखा था ना कि जब भी आप ये वाला केसेस माई, आवर, योर, हिज, हर, तो इसके बाद वो नाउन चाहिए, बिना नाउन के नहीं आ सकता। तो अगर आप इस वाले एग्जाम्पल को देखें तो चूंकि हाउस आ चुका तो इसलिए हाउस नहीं आएगा, बिना हाउस के माई अकेले नहीं आएगा, तो आप इसको भी काट देंगे। तो हमें चाहिए लेकिन माई हाउस वाला ही सेंस। तो माई हाउस वाले सेंस को देने के लिए यहाँ देखें, हमें माई का भी सेंस देना हो, नाउन का भी सेंस देना हो, तो इससे मिलता जुलता एक वर्ड है माइन। तो हम यहाँ पे क्या कर देंगे, माइन। तो ये गलत हो गया ना यहाँ से। फिर तो इसे हमें क्या लिखना पड़ेगा, अ हाउस ऑफ माइन। ये क्या बन जाएगा, अ हाउस ऑफ माइन। तो इस माइन का मतलब पता है क्या है आपका, ये पूरा का पूरा वो नंबर है, ठीक है ना, टोटल पार्ट है इसका, टोटल नंबर जो भी है, कई सारे नंबर होंगे ना यहाँ पे, टोटल नंबर। तो माइन का मतलब हो गया कि ये अंडरस्टूड है। कैसे पता चला, क्योंकि यहाँ पे हाउस लगा है, तो इसी को चूंकि यही इसका हिस्सा है तो निकाल के बाहर कर लिया। जब हाउस एक बार लग गया दोबारा लगाना नहीं है, तो दोबारा न लगा करके भी हमको सेंस देना है कि उसके अंदर हाउस है, तो माइन लगा दीजिए। तो माइन से ये पता चल जाएगा माई छिपा हुआ है और माई के साथ साथ इसमें कोई नाउन है। हमें कैसे पता चलेगा इसके पहले कोई नाउन है, वो यहाँ देख लेंगे, हाउस है तो वही यहाँ होगा। तो अ हाउस ऑफ माइन हो गया। तो अब यहाँ पर जो हमने यूज़ किया है ये माइन, ये हमने पर्सन नहीं यूज़ किया है, ये हमने जो यूज़ किया है ये यूज़ किया है पर्सन्स पोजीशन। ये पर्सन का पोजीशन हमने यूज़ किया है, ठीक है। अब मैं यहाँ से कुछ और क्वेश्चंस आपको कराता हूँ, तब आप और बेहतर समझेंगे इसे। वो तो माई हाउस में था। मान लेते हैं मैंने यहाँ पे लिख दिया रवि का एक घर, मान लेते हैं ऐसे है, रवि का एक घर। तो रवि का एक घर का मतलब क्या हो गया, रवि के एक घर का मतलब क्या, रवि को रवीज कर दीजिए ऐसे, एक के लिए अ लगा दीजिए, घर के लिए हाउस लगा दीजिए, रवीज अ हाउस। अब ये गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा, क्योंकि ये जो अ है ये इनडेफिनिट डिटर्मिनर है, ये जो रवीज है ये डेफिनिट डिटर्मिनर है, डेफिनिट। तो अभी जब हाउस लिखा गया एक ही टाइम पे, इनडेफिनिट और डेफिनिट तो हो नहीं सकता। यानी इसका मतलब यही है कि रवि का एक घर का यही मतलब है ना, रवि के कई घरों में से एक। तो ये क्या बन जाएगा आपका, वन ऑफ रवीज हाउसेज, वन ऑफ रवीज हाउसेज। अभी सही बना। अच्छा, वन के बाद यहाँ पे रवीज हाउसेज क्यों लिखा, क्योंकि एक फ्रैक्शन है उस टोटल नंबर का। तो जब इसको आप बाहर निकालेंगे तो एक बाहर निकला तो वहाँ कई होगा, तो प्लूरल ही होगा। ये तो सही निकला। लेकिन हम इसको अ और एन और द के केस में यूज़ करना चाहते हैं। तो एक बात तो क्लियर है यहाँ पे ना कि जो वन हमने यूज़ किया हुआ ये है क्या, हाउसेज में से एक हाउस है। तो इस वन को हम चाहें अ हाउस लिख सकते हैं ऑफ
रवीज हाउसेस, ऐसा कर सकते हैं हम इसको। लेकिन ये गड़बड़ है, क्योंकि एक बार जब हाउस आ चुका है तो दोबारा तो हाउसेस लगाएंगे नहीं आप, तो आप क्या करेंगे, इसको काट देंगे। तो जब इसको काट देंगे तो फिर अब अच्छा ठीक है, यहाँ पर तो सही निकल जाएगा, क्योंकि रवि का जो अपॉस्ट्रोफी वाला केस है, अपॉस्ट्रोफी एस बिना नाउन के भी यही रहता है और नाउन के साथ भी यही रहता है, तो चूंकि वो गड़बड़ हो गया तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, अ हाउस ऑफ रवीज, अ हाउस ऑफ रवीज। तो ये जो रवीज लिखा गया है ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे कि माइन है, माइन वाला केस था ना, माइन। तो चूंकि नाउन का पॉजेसिव एडजेक्टिव और पॉजेसिव प्रोनाउन के टाइप में अगर आप इसे यूज कर रहे हैं तो दोनों सेम ही होगा। तो अ हाउस ऑफ रवीज का मतलब ये निकल गया कि इसके आगे का नाउन दिया हुआ नहीं है, तो भले ही इसके आगे का नाउन दिया हुआ नहीं है, वो अंडरस्टूड है कि भाई रवीज अगर लिखा है, पोजीशन बता रहा हो तो कुछ तो होगा, तो यहाँ पे मान लिया जाएगा कि यही वाला है कि अ हाउस ऑफ रवीज का मतलब है कि रवि के कई घरों में से एक। अब मुझे ऐसा लगता है कि आप लोग को ये डिफरेंस समझ में आ गया होगा, हालांकि एक बार में तो समझ में नहीं आएगा, थोड़ी खोपड़ी यूज़ करनी पड़ेगी आप लोगों को। यहाँ पे जैसे देखिए दिया गया है ना कि ये जैसे एग्जांपल यहाँ पे, ये क्यों गलत हो गया, क्लियर है, क्योंकि द का मतलब हो गया जो है वही, तो द, तो यहाँ पे हमें पर्सन यूज करना है द के साथ, डेफिनेट है। क्योंकि अ फ्रेंड लिख दिया गया तो यहाँ पोजीशन शो करना है, पोजीशन का मतलब यहाँ पे कई सारे हैं, तो रवि कई सारे तो हो ही नहीं सकते, ये इसलिए गलत है। तो अ फ्रेंड ऑफ रवीज का मतलब ये है रवि के कई सारे मित्रों में से एक, द फ्रेंड ऑफ रवि का मतलब ये है कि रवि का एक ही फ्रेंड है और उसी एक की बात हो रही है। अब थोड़ा सा हम लोग आगे बढ़ते हैं इसमें, यहाँ तो हम लोग देख ही लिए थे, रवि वाला हो गया क्या, आगे भी है क्या, ठीक है। आइए जरा एक एग्जांपल और देखते हैं, मैं कुछ एग्जांपल्स आपको देता हूं, आप मुझे बताएंगे गलत है कि सही है। पहला, अ लाइफ ऑफ रवि इज फुल ऑफ अप्स एंड डाउन्स। मान लेते हैं कि ये हमारा एक एग्जांपल है। अब आपको ये पता करना है कि एग्जांपल गलत है कि सही है। मैं 4-5 इसके ऑप्शन देता हूं। एक तो लिख दिया गया यहाँ पे ये अ लाइफ ऑफ रवि, दूसरा मैंने लिख दिया ए द लाइफ ऑफ रवीज ऐसे, तीसरा मैंने लिख दिया द लाइफ ऑफ रवि, ए बी है ना, ये सी है, अ लाइफ ऑफ रवीज, एक डी लिख लेता हूं, नो इम्प्रूवमेंट, नो इम्प्रूवमेंट। अगर इन ऑप्शंस को आप देखें तो एक बात तो क्लियर हो जाएगा कि द के साथ यहां अपॉस्ट्रोफी एस नहीं आएगा, ये गलत हो गया। दूसरा ये भी क्लियर हो जाएगा अ के साथ बिना अपॉस्ट्रोफी एस के नहीं आएगा, ये गलत हो जाएगा, यानी ये गलत। तो ऑप्शन इन्हीं दोनों में से कोई एक है। ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर की अगर आप बात करें तो द लाइफ ऑफ रवि भी ग्रामेटिकली सही है। ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर की बात करें आप यहाँ पे तो अ लाइफ ऑफ रवीज भी सही है। ग्रामेटिकली तो दोनों सही है, लेकिन वहां पे होगा तो कोई एक ही। अब मतलब क्या है समझिए, द लाइफ ऑफ रवि का मतलब क्या है, द लाइफ ऑफ रवि का मतलब क्या है, रवीज लाइफ, यानी रवि की जो जिंदगी है बात उसी की हो रही है, एक ही लाइफ है उसी की बात हो रही है। अ लाइफ ऑफ रवीज का मतलब क्या है, वन ऑफ रवीज लाइफ, मतलब रवि की कई जिंदगियों में से एक। तो अब रवि हो चाहे कवि हो, सबकी जिंदगी तो एक ही होती है ना। जब जिंदगी एक ही होती है तो कई जिंदगियों में से एक लिखना तो गलत होगा, ये तो इलॉजिकल सेंटेंस हो जाएगा, तो ये गलत है। यहाँ पे सही क्या बनेगा ये, यानी कि कुछ जगहों पे आपको सेंटेंस जो है द लाइफ ऑफ बोल दीजिए चाहे अ करके बोल दीजिए, दोनों सही निकल जाएंगे। लेकिन कुछ ऐसे सिचुएशंस निकल जाएंगे जैसे कि जो सिर्फ एक ही होते हैं, तो एक ही होने के केस में आपको द वाला ही कंस्ट्रक्शन यूज करना पड़ेगा। इस वजह से मैंने इसको जो है इतने डिटेल में समझाया। अच्छा एक एग्जाम्पल और लिखता हूं, जरा बताइएगा मुझे तो गलत है कि सही। मैंने लिखा अ फादर ऑफ राम, ऐसे लेता हूं, अ फादर ऑफ राम्स इज वेरी क्लेवर। ठीक है, ये आपका एग्जाम्पल है। तो ग्रामेटिकली तो ये सही ही है, अ फादर ऑफ राम्स, लेकिन अ फादर ऑफ राम्स का मतलब क्या है, राम्स, वन ऑफ राम्स फादर्स, वन ऑफ राम्स फादर्स, इसका मतलब सही है। यानी इस सेंटेंस का मतलब ये निकल गया राम के कई पापाओं में से एक। ये क्या बकवास चल रहा है, पापा तो सबके एक ही होते हैं ना, किसी के पापा एक ज्यादा कैसे हो जाएंगे,
पापा एक ही होते हैं, तो यानी कि ग्रामेटिकली सही है, लॉजिकली गलत होता है, इसलिए भी गलत निकल गया, ये भी गलत निकल गया। पापा तो सबके एक ही होते हैं ना, तो या तो आप इसको ऐसे लिख दीजिए, राम्स फादर हो गया, राम के पापा इज वेरी क्लेवर, या तो आप ऐसे लिख दीजिए इसको, द फादर ऑफ राम, ऐसे करे सेंटेंस हो जाएगा। आसान था। अच्छा देखिए, इसी सेंटेंस को, इसी ग्रामेटिकल कॉन्सेप्ट को मैं और भी जगह अप्लाई करने की कोशिश करता हूं। जैसे मैंने ये लिख दिया, मेरी वो कार, मेरी वो कार, इसको कैसे लिखेंगे आप, माई दैट कार, ये तो गलत है, क्योंकि दैट का मतलब हम तब यूज करें, मेरी वो वाली कार, मेरी वो वाली कार का मतलब मेरी कई सारे कार हैं। जब मेरी कई सारे कार, तो फिर से वही डेफिनेट इनडेफिनेट वाला कॉन्सेप्ट आएगा, तो गलत हो गया। यानी इसको क्या बनाना पड़ेगा, दैट कार, मतलब कई सारी कार में से वो वाली कार, तो आपको इसे क्या बनाना पड़ेगा, दैट कार ऑफ मी लिखेंगे तो गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि कार कई सारी है, तो यहां पे भी मैं नहीं होना चाहिए, मेरी कार्स होनी चाहिए। तो आप इसे ऐसे लिखेंगे, दैट कार ऑफ माई कार्स, सिंगुलर कार लिखेंगे गलत हो जाएगा। लेकिन मुद्दा ये है कि जब एक बार यहाँ कार आ चुका है तो दोबारा आपको कार यहाँ यूज करना नहीं, ये भी गलत हो गया। तो अब इसकी जगह आप क्या यूज करेंगे, माइन, दैट कार ऑफ माइन। इस माइन का मतलब निकल गया कई सारी कार। मुझे कैसे पता, क्योंकि कार यहाँ लिखा हुआ है। एक तरीका तो ये है सही करने का इसको। एक तरीका और निकल जाएगा कि चूंकि दैट यहाँ पे यूज हुआ है, डिटर्मिनर है, लेकिन दैट प्रोनाउन भी होता है, तो आप इसको अकेले भी यूज कर सकते हैं, दैट ऑफ माई कार्स। ये दोनों का मतलब सही है, दैट कार ऑफ माइन भी सही है, दैट ऑफ माई कार्स भी सही है। तो ये जो आपने लिखा है मेरी वो कार, हम बोलते हैं ना मेरी ये कार, माई दिस कार, गलत है। तो यहाँ पे आप दिस भी लगाएंगे तो गलत हो जाएगा। जहाँ आपने लिखा है कि दैट ना, इसको बनाने का जो तरीका बनेगा आपका, आप दिस कार ऑफ माइन भी बोल सकते हैं और इसको भी दिस ऑफ माई कार बोल सकते हैं। यही कॉन्सेप्ट आप चाहें तो ईच के लिए लगा सकते हैं। मेरी, मान लेते हिंदी में बोल रहे हैं, प्रत्येक कार, मेरी प्रत्येक कार का मतलब क्या, मेरी कई सारी कार हैं, तो फिर से वही डेफिनेट नॉन डेफिनेट और इनडेफिनेट वाला जो कॉन्सेप्ट है वो चला आएगा। तो अगर डेफिनेट और इनडेफिनेट वाला कॉन्सेप्ट यहाँ चला आ रहा है तो एक बात तो क्लियर हो जा रही है ना, गड़बड़ हो जा रहा है। तो यानी कि आप इसको ऐसे नहीं लिख सकते। अगर आपने इसे ऐसे लिख दिया कि माई ईच कार, ये गलत हो जाएगा। आपको इसको क्या लिखना पड़ेगा, ईच कार ऑफ माइन, करना तो यही पड़ेगा, क्योंकि ईच जो है प्रोनाउन भी होता है, डिटर्मिनर भी होता है। नाउन के साथ अगर आ गया तो इट विल बिकम अ डिटर्मिनर, दैट इज ओके, नो प्रॉब्लम। तो ईच कार ऑफ माइन बोल दीजिए आप। चूंकि ये प्रोनाउन भी है तो आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं कि ईच ऑफ माई कार्स। अब ये दोनों सही है, बन गया, वही कॉन्सेप्ट यहाँ भी लग गया। एवरी के साथ भी आप इसको यूज कर सकते हैं, एवरी, जैसे मेरी प्रत्येक कार के लिए आप अगर ऐसे लिखेंगे माई एवरी कार, तो अब ये गलत होगा, ठीक है, क्योंकि मोर और लेस ईच और एवरी का मीनिंग सेम है। कुछ जगहों पे कुछ हद तक एक्सेप्ट कर लेते हैं, जो डिफरेंसेस है उसके लिए कोई दूसरी वीडियो बनेगी हमारी। तो इसको आप क्या लिखेंगे, एवरी कार ऑफ माइन। अब आप सोच रहे होंगे कि इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, एवरी ऑफ माई कार्स, तो अब ये गलत है। क्यों सर जी, लेकिन यहाँ पे तो आप बताया था तो सही था ना, तो यहाँ क्यों नहीं हुआ? यहाँ इसलिए नहीं हुआ क्योंकि जो ईच है ये डिटर्मिनर का भी काम करता है, डिटर्मिनर मतलब नाउन के साथ है, और जो ईच है ये प्रोनाउन का भी काम करता है, यानी कि ये अकेले भी आ सकता है। जबकि एवरी सिर्फ और सिर्फ एक डिटर्मिनर होता है, तो इसके साथ नाउन कंपलसरी है, ये अकेले नहीं आ सकता। जब अकेले नहीं आएगा तो फिर ये गलत है, ये वाला सही है। ठीक है, तो कैसा लगा ये वीडियो, इसको जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करिए इसको, सो दैट यू कैन गेट नोटिफाइड अबाउट ऑल द अपकमिंग लेसन्स। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।